कल की क्लास में हमने बुक से कुछ रेफरेंस दिखाए थे, सुरा की प्रॉपर्टी, जगल, मेदस, वक्कस, इनके प्रॉपर्टीज के बारे में, सुरासों के बारे में, सीधु में पक्वरस सीधु और अपक्वरस सीधु के बारे में देखा था। इसके अलावा मध्य कल्पना के बारे में निरुक्ति बताई थी चरक के अकॉर्डिंग कि मध के कारण सभी जो है जितने में जिनके सेवन से मध उत्पन्न होता है उनको मध्य का दिया है। सारंगधर ने ये श्लोक याद करना बहुत जरूरी था। बुद्धिम लुम्पति यत् द्रव्यम मत्कारी तदुच्यते तमो गुण प्रधानम च यथा मध्यम सुराधिकम। इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं इसमें बहुद्रव्यम बहुगुणम बहुकर्मम बताया था मदात्मकम में, बहुकल्पम नहीं है, ये ध्यान रखना था क्योंकि बहुकल्पनम औषधि के गुण में होता है। इसके सिनोनिम्स जो इसके टाइप्स हैं, वैरायटीज हैं, उसको सिनोनिम की तरह भाव प्रकाश में बताया गया है। इसका इसके जो गुण है एलआरटी वासु, बहुत अच्छा किसी ने याद कर रखा है, एलआरटी वासु से याद रख सकते हैं। हृदय में ओज स्थित होता है, उसके जस्ट अपोजिट होते हैं 10 गुण, ये ध्यान रखना है। नवीन मध्य और जीर्ण मध्य के गुण ध्यान रखने थे। फिर कुछ और गुण, अगर विधि पूर्वक पिया जाए तो अमृत के समान होता है और अगर अविधि पूर्वक पिया जाए तो विष के समान होता है, ये भी हमने देखा था। अति मद्यपान के दुष्प्रभाव देखे थे कि क्या क्या हो सकते हैं, ज्यादा अगर ओवरडोज है, मदात्य नामक पूरा चैप्टर ही है चरक संहिता में। इसका मोड ऑफ एक्शन में देखा था, यहाँ पे ये सूक्ष्म, उष्ण, तीक्ष्ण और विकासी गुण है, जिसके कारण वो जठराग्नि से तीव्र क्रिया, जल्दी से क्रिया करता है और हृदय में जाकर धमनियों के माध्यम से इंद्रिय और चेतस को विक्षुब्ध करता है, विक्षोभ उत्पन्न करता है, जिसके कारण सारे इफेक्ट बॉडी में जितने भी आते हैं अल्कोहल के, वो सारे इफेक्ट आते हैं। ये आयुर्वेदिक मोड ऑफ एक्शन है अल्कोहल का। इसके अलावा सुटेबल मद्य हमने देखा था, किस टाइप का मद्य पीना चाहिए, उसका सेवन करना चाहिए, लेकिन उसके अलावा जो पॉइंट्स ध्यान देने योग्य हैं उसको चरक ने 6 कॉम्बिनेशन, 6 ट्रैक्स बताए हैं, जिसको सट्रिक बोला है। अन्न पान रोग काल बल वय, ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और इसमें चक्रपाणी ने 2 ऐड किया है, दोष और मन। तो अष्टत्रिक का ध्यान रखते हुए जो मद्य सेवन करेगा उसमें अमृत के समान लाभकारी होगा। तो अब इस तरह से अल्कोहलिक प्रिपरेशंस पे बात कर लिए। आज की जो क्लास होगी उसमें हम लोग सुप्त कल्पना के बारे में बात करेंगे। हम जानते हैं जो अल्कोहल होता है वो जब ऑक्सीडाइज होता है तो अल्कोहल के बाद एल्डिहाइड फॉर्म में आता है और एल्डिहाइड के बाद वो एसिड में कन्वर्ट होता है। ज्यादा स्टेबल स्टेज एसिड की होती है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर मोर स्टेबल इन कंपैरिजन टू अल्कोहल और एल्डिहाइड्स। तो जो एथाइल अल्कोहल है उसी का कंटिन्यू फर्मेंटेशन होता है, या कुछ स्पेसिफिक जो फर्मेंटर्स होते हैं वो एसिडिक स्टेज तक फर्मेंटेशन करते हैं, बीच में अल्कोहल स्टेज नहीं आती है। तो ऐसे में क्या होगा, एथाइल अल्कोहल इथेनॉल में कन्वर्ट होगा और इथेनॉल एथेनोइक एसिड या जिसे एसिटिक एसिड भी बोलते हैं उसमें कन्वर्ट होता है। तो जनरली जो एसिडिक प्रिपरेशंस होते हैं उनमें ज्यादा कंसंट्रेशन एसिटिक एसिड की होती है। तो ऐसे जो फर्मेंटिंग प्रोडक्ट्स हैं, फर्मेंटेशन का ऐसा प्रोडक्ट जहां पे फाइनल प्रोडक्ट एसिड के फॉर्म में प्रिपेयर होता है, तो उसको हम लोग सुप्त कल्पना नाम देते हैं। तो उसे सुप्त कल्पना के बारे में आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। जनरली बहुत सारी चीजें यूज होती हैं हमारे घरों में, जैसे सिरका, लगभग सभी ने खाया होगा, विनेगर, वो सुप्त कल्पना का एक एग्जाम्पल है। इसी तरह से कांजी, बहुत सारे घरों में कांजी बनाई जाती है, उसको यूज किया जाता है रेगुलर डाइट्स में। स्पेशली जो सी कोस्ट वाले रीजन है, समुद्र के किनारे वाले जो रीजन है, जैसे महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, यहाँ पे ज्यादा प्रचलन है, केरला है कांजी का। इसको आचार्य ने मेंशन भी किया है, आगे मिलेगा ये, कि समुद्र के आसपास के क्षेत्र में कांजी विशेषकर लाभदायक होती है। इसीलिए इन जोन्स में अगर जाएं तो नॉर्मल जो डाइट्स होती हैं उनमें भी कांजी देखने को मिलती है। तो ये सारा जो एसिडिक प्रिपरेशन है फर्मेंटेशन के अंतर्गत, वो सुप्त कल्पना के नाम से आता है। हम लोग क्लासिफिकेशन पहले देख चुके हैं कि कैसे इसमें सुप्त भी है, चुक्र भी है, तुशोधक है, सिंडाकी है, सवीरक है, कांजी है, आरनाल है, धान्याम्ल है, बहुत सारे चीजें हमने वो क्लासिफिकेशन जब पढ़ा था सुप्त कल्पना का तो उसमें देखा था। उसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि सुप्त कल्पना है क्या।
तो अगर आचार्य सुश्रुत के अनुसार देखें तो सर्वम मध्यम पंच रसम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है संहिता के लिए कंपटीशन की दृष्टि से, कि मध्य में कितने रस होते हैं। आंसर होता है 5 रस। ये जो रेफरेंस हम देख रहे हैं, ये रेफरेंस सुश्रुत संहिता पे डल्हड़ की कमेंट्री का है। डल्हड़ की जो टीका है, आचार्य डल्हड़ ने कहा है सर्व मध्यम पंच रसम, सभी मध्य पंच रस वाले होते हैं। कालांतर वसाद्यता त्यक्त्वा अन्य रस अम्लत्वम, तो बहुत लंबे समय तक रखने के बाद ये जो 5 रस होते हैं, त्यक्त्वा अन्य रस, सभी अन्य रसों को त्याग देते हैं। अम्लम तो अम्लत्वम याति, मतलब केवल अम्लता ही रह जाती, अम्ल रस ही बचता है। तो मध्य में 5 रस होते हैं, हम जानते हैं, संहिता में हम लोग पढ़ चुके होंगे सूत्र स्थान में, चरक संहिता सूत्र 26 में रसों की बात की गई है। तो वहां पे बताया गया है कि 3 रस वाले कौन कौन से हैं, 4 रस वाले कौन कौन से, 5 रस वाले कौन कौन। तो वहां 5 रस में हरितकी, आमलकी, मध्य, रसोन और भल्लातक, ये जो होते हैं इनमें 5-5 रस होते हैं। इसमें से भी जो हरितकी, आमलकी और मध्य है, इनमें लवण रस को छोड़ के बाकी पांचों रस होते हैं। लवण को छोड़कर बाकी पांचों रस होते हैं। किसमें किसमें? हरितकी, आमलकी और मध्य में। रसोन, जिसे लहसुन कहते हैं, रसोन में अम्ल को छोड़ के बाकी पांचों रस होते हैं। जो सटरस होते हैं, मधुर, अम्ल और कटु तिक्त कषाय में से अम्ल नहीं होता, बाकी पांचों होते हैं। तो इसको कहते हैं अम्ल वर्जित पंचरस। इस तरह से ऑप्शन मिलेगा, रसोन में अम्ल वर्जित पंचरस होता, मतलब अम्ल को छोड़ के बाकी पांचों रस होते हैं। इसी तरह भल्लातक में मधुर वर्जित पंचरस होता है, मतलब मधुर को छोड़ के बाकी पांचों रस होते हैं। जो मध्य है, मध्य में थोड़ा सा आचार्यों मतभेद है और यही क्वेश्चन बनता है कंपटीशन में। जो सभी आचार्य मानते हैं कि जो मध्य है उसमें लवण वर्जित पंचरस होता है, मींस लवण रस को छोड़ के बाकी पांचों रस मध्य में होते हैं। लेकिन 2 आचार्य ऐसे हैं जो मानते हैं कि मध्य में लवण भी होता है, अम्ल नहीं होता है। तो ऐसे आचार्य हैं, एक डल्हड़ और एक भोज। आचार्य डल्हड़ और आचार्य भोज के जो रेफरेंस है उसमें साफ लिखा हुआ है कि लवण रस होता है मध्य में, अम्ल रस नहीं होता है। उसी का क्लेरिफिकेशन यहाँ पे डल्लर दे रहे हैं। डल्लर ने लिखा है सर्वम मध्यम पंचरसम, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनते हैं सारे, इसे बहुत ध्यान से देखना है इसको। सर्वम मध्यम पंचरसम, सभी मध्य 5 रस वाले होते हैं। कालांतर वसाद यदा त्यक्त्वा अन्य रसम, कालांतर में मतलब लंबे समय तक रखने पर ये अन्य रसों का त्याग कर देते हैं मध्य। अम्लत्व में आती, और वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब पहले अम्ल को छोड़ के बाकी सब रस थे, बाद में वो अम्ल में कन्वर्ट हो जाता है, ऐसा डल्हड़ का मत है। तो पूछा जाता है कि लवण रस की उपस्थिति मध्य में किस आचार्य ने बताई है, तो ऑप्शन में या तो डल्हड़ मिलेगा या भोज मिलेगा या बोथ, डल्हड़ एंड भोज मिलेगा। तो ये क्वेश्चन गलत नहीं हो, ये संहिता का क्वेश्चन है, तो वहां से सही करेंगे। लेकिन उसी के एक्सप्लेनेशन में ये श्लोक बताया गया है। तो इसका मतलब ये है कि बताया गया है कि अगर अल्कोहल को ज्यादा लंबे समय तक रखेंगे, सॉरी कोई क्वेरी है क्या सर? एक बार सर फिर से रिपीट कर दिए सर, ये तो दल्लड़ वाला तो फिर से बता रहा हूँ, जो मध्य होता है, मध्य में 5 रस होते हैं, ये सभी आचार्यों का ऐसा मानना है। लेकिन सभी आचार्य ऐसा मानते हैं कि मध्य में लवण रस नहीं होता, बाकी 5 रस होते हैं, लवण वर्जित पंचरस, एक्सेप्ट डल्हड़ एंड भोज। डल्हड़ और भोज ऐसा मानते हैं कि लवण में मध्य में लवण रस भी होता है, अम्ल नहीं होता है। तो डल्हड़ और भोज मानते हैं अम्ल वर्जित पंचरस, बाकी सभी आचार्य मानते हैं लवण वर्जित पंचरस। ये ध्यान रखना है हमें। लेकिन डल्लर ने फिर उनसे पूछा गया कि भाई फिर मध्य रखने पे बाद में तो अम्ल रस प्रतीत होता है, ये कैसे होता है? तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए इन्होंने बताया कि जब वो मध्य रखी जाती है जिसमें अम्ल नहीं होता, बाकी सारे रस होते हैं, वो लंबे समय तक रखने पे बाकी सभी रस का त्याग कर देती है और केवल अम्ल रस में परिवर्तित हो जाती है। तो वो यही कहने का प्रयास कर रहे हैं कि अल्कोहल को अगर लंबे समय तक ओपन इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, ऑक्सीजन के इन्वायरमेंट में रखा जाएगा, तो वो ऑक्सीडाइज होगा, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा और फर्दर ऑक्सीडेशन से वो एसिड में कन्वर्ट होगा।
तो केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर देखें तो एल्कोहल टू एल्डिहाइड, एल्डिहाइड टू एसिड, जो कन्वर्जन है वो ऑक्सीडेशन की प्रोसेस है। इसी को डल्लर कहना चाह रहे हैं कि उसमें पहले से अम्ल रस नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक रखने से जो अन्य रस है वो कन्वर्ट होके अम्ल रस में कन्वर्ट हो जाता है, इसीलिए उसमें अम्लता आ जाती है, एसिडिक प्रॉपर्टी आ जाती है। आई होप ये समझ गए होंगे सभी लोग, अगर नहीं समझेंगे तो क्वेरी के टाइम में एक बार फिर से पूछ लेंगे। इसी सारंगधर ने इसको जो डिफाइन किया है सुप्त कल्पना को, उन्होंने कहा है कि कंद मूल फलाधीन, कंद मूल और फल आदि को स्नेह लवणानि च, स्नेह के साथ और लवणों के साथ, लवणानी यहाँ अगर देखें तो ये बहुवचन है, इसका मतलब एक से ज्यादा लवण इसमें यूज कर सकते हैं, उनके साथ यत्र द्रवे अभिषूयन्ते, जहां पर द्रव के साथ, अब ये द्रव जल भी हो सकता है, इक्षु रस भी हो सकता है, द्राक्षा रस भी हो सकता है, मतलब गन्ने का रस भी हो सकता है, अंगूर का रस भी हो सकता है, नॉर्मल पानी भी हो सकता है, उसमें कुछ कंदमूल फल आदि डाल दें। कंदमूल फल यहाँ कहने का जो मतलब है उससे जनरली मूली, गाजर, लौकी, सेम, राई ये सब डाला जाता है, और उसमें स्नेह डाल दें, लवण डाल दें ऐसे द्रव में। उसके बाद जो फर्मेंटेशन होता है, अब इशुयंते मतलब संधान, उसके बाद जो संधान होता है तत् सुक्तम अभिधीयते, उसी प्रोडक्ट को सुक्त कहा जाता है। तो सुक्त को जो डिफाइन किया है डल्लर ने, जो बताया है, डल्लर ने कहा है त्यक्त्वा अन्य रसम अम्लत्वम, अगर मद्य को बहुत दिन तक रखा जाए तो वो अन्य रस का त्याग करके अम्लता को प्राप्त कर लेती है, याति सुक्तम तद उच्यते, उसी को सुक्त कहते हैं। दूसरा उसी को सारंगधर और उसके इंग्रेडिएंट्स के साथ बता रहे हैं कि अगर किसी द्रव में कंदमूल, फल, स्नेह, लवण आदि डाल के और उसका फर्मेंटेशन कर दिया जाए, संधान कर दिया जाए, तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसके सुक्त कहते हैं। तो सुक्त की दो डेफिनेशन हमें प्राप्त हुई है, एक डल्लर के अकॉर्डिंग कि एल्कोहल को अगर रख दे लॉन्ग टर्म तक तो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। दूसरा सारंगधर ने बताया है कि अगर किसी लिक्विड में जनरली गन्ने का रस या फिर जल या अंगूर का रस यूज किया जाता है, उसमें कंद मूल, फल और स्नेह और लवण ये सब डाल के रख दिया जाए फर्मेंट होने के लिए, और फर्मेंटेशन बाद जो प्रोडक्ट बनता है उसको सुक्त कल्पना कहते हैं। जो लोग सिरका बनाना देखे होंगे घर में, विनेगर का फॉर्मेशन देखे होंगे, उन्हें ये समझ में आ रहा होगा कि लगभग ऐसे ही और इंग्रेडिएंट जो भी चाहे उसमें यूज किया जाता है बनाते हुए। तो सुक्त की डेफिनेशन सबको हिंदी में तो कम से कम समझ में आ ही गई होगी, और कोशिश करेंगे नीचे वाला श्लोक अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं याद हो तो हिंदी में मीनिंग पता हो और ऐसे ही लिखना है। ये सब टर्म आने चाहिए आपकी हिंदी की डेफिनेशन में भी, कंद, मूल, फल, स्नेह, लवण, द्रव, इतने शब्द आने चाहिए आपकी हिंदी के डेफिनेशन में भी, तब लगेगा कि हाँ आप सारंगधर संहिता पढ़ के उसके हिसाब से सुक्त को डिफाइन कर रहे हैं। या तो सीधा श्लोक ही याद हो, कंदमूल फलादीनि सस्नेह लवणानि च यत्र द्रवे अभिषूयन्ते तत्सुक्त अभिधीयते। इस तरह से चाहे तो जिनको श्लोक याद हो जाए श्लोक याद कर लें, नहीं तो हिंदी में जरूर इसको समझ के रखें और याद रखें। अब ये जो सुक्त कल्पना है इसमें कुछ वैरायटीज है, जैसे एक मधु सुक्त अलग से डिफाइन किया गया है, मधु सुक्त सारंगधर में ही बताया है। इसमें श्लोक याद रखने की जरूरत नहीं है, जिनको याद हो जाए अच्छी बात है बिना याद किए, नहीं तो बस ये ध्यान रखना है जम्पी यमगुआ, अगर ये एक कोड है, अगर ये या तो ये कोड याद रख लें या ये श्लोक याद रख लें, जो आसान लगे वो काम आप कर सकते हैं, दोनों से ही मीनिंग निकल जाएगी, जम्पी यमगुआ या फिर ये श्लोक। अब जम्पी यमगुआ का मतलब या तो जम्पी हो, जम्पी मतलब जम्बीरी स्वरस, मधु और पिप्पली, ये है जम्पी। तो दो अलग अलग कॉम्बिनेशंस बताएं कि उन कॉम्बिनेशन का अगर फर्मेंटेशन करेंगे तो जो प्रोडक्ट बनेगा उसे मधु सुक्त कहा जाएगा। मधु सुक्त में पहला है जम्पी, मतलब जम्बीरी स्वरस, मधु और पिप्पली। मात्रा कितने, एक प्रस्थ जम्बीरी स्वरस है, एक कुड़ो मधु है, एक पल पिप्पली है। इन तीनों को मिला करके पात्र में रखना है और लगभग 3 दिन तक उस पात्र को धान्य राशि में रखते हैं फर्मेंटेशन लिए। इन्वायरमेंट में बताया था धान्य राशि, धान्य राशि का मतलब होता है गेहूं, चावल, जहां पे भंडार रहते हैं उसी में नीचे दबा के रख देते हैं उस बर्तन को, जिससे वो प्रॉपर हीट मिले और एनवायरमेंट मिले फर्मेंटर्स को ग्रो करने के।
तो ऐसी कंडीशन में जो सुक्त बनेगा, जो फर्मेंटिंग प्रोडक्ट बनेगा, उसको मधु सुक्त कहा है। दूसरा, या इसका ऑप्शन भी दिया है, दूसरा यम गुआ। यम गुआ मतलब यवक्वात, मधु, गुड़ और अदरक। यवक्वात, मधु, गुड़ और अदरक, यम गुआ का ये मतलब है। यहाँ पे भी अगर देखेंगे मात्रा तो यवक्वात एक परस है, मधु एक कुड़व है, अदरक एक पल है और गुड़ एक पल है। तो ये यवक्वात जो है एक प्रस्थ है, मधु एक कुड़व है और ये एक एक पल है। सेम यही मात्रा है, यहाँ पे भी एक प्रस्थ एक कुड़व एक पल, यहाँ पे भी एक प्रस्थ एक कुड़व एक पल। तो याद रखने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। 3 दिन तक उसका संधान करना है धान्य राशि में रखकर, ये ध्यान रखना है मधु सुक्त बनने के लिए। तो मधु सुक्त में अगर ये 2 शब्द याद रह जाए तो मधु सुक्त का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जम्पी यमगुआ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी आता है कि इनमें से क्या क्या इंग्रेडिएंट है मधु सुक्त का। एक ऑप्शन ए दे देगा, एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन बोथ होगा, एक ऑप्शन नन होगा, तो बोथ ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर बोथ नहीं है तो इन दोनों में से कोई एक देगा ऑप्शन में, वो सही हो जाएगा। तो ऑब्जेक्टिव भी सही हो जाएगा और जो रिटन एग्जाम होगा उसमें भी आप लिख सकते हो। तो जम्पी यमगुआ याद रखेंगे अगर, तो मधु सुक्त का क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है हमें मधु सुक्त के बारे में। इसी तरह एक गुड़ सुक्त होता है, गुड़। इसमें गुड़ का यूज करते हैं जनरली। तो इसमें गुड़ाम्बुनाथ सा तैलेन, गुड़ रहना है, अंबु मतलब जल, जल लेना है और तेल लेना है, कंद मूल फल लेना ही है। संधितम चा अम्लतायातम गुड़ सुक्तम तदुच्यते, और उसका फर्मेंटेशन करना है कब तक, जब तक उसमें अम्लता ना आ जाए, अम्लताम यातम, अम्लता ना आ जाए तब तक उसका फर्मेंटेशन करना है और उसी को गुड़ सुक्त कहा जाता है। एवं एवं इच्छु सुक्तम चान मृद्विका संभवम, तथा इसी प्रकार से इच्छु सुक्त, मतलब अगर गुड़ का यूज करेंगे तो उसे गुड़ सुक्त बोलेंगे। गुड़ के जगह अगर गन्ने का रस यूज करेंगे तो उसे इच्छु सुक्त बोलेंगे। इसी तरह अगर मृद्विका यूज करेंगे, मृद्विका मतलब मुनक्का होता है, जो ग्रेप्स का ही फॉर्म है, द्राक्षा, अंगूर, तो अंगूर का अगर रस यूज करेंगे तो उसे मृद्विका सुक्त बोलेंगे। तो ये बता दिया उन्होंने कि जिस चीज में तेल और पानी मिला के और कंदमूल फल वगैरह जो बोला है वो मिला के फर्मेंटेशन कर रहे हैं, उसी के नाम पे नाम हो जाएगा। जैसे गुड़ मिला रहे हैं तो गुड़ सुक्त हो गया, इच्छु रस मिला रहे हैं तो इच्छु सुक्त हो गया, मृद्विका रस मिला रहे हैं तो मृद्विका सुक्त हो गया। तो ये नाम से ही क्लियर है, लिखने में बहुत आसान है, वही प्रोसेस करना है कि ये सारे इंग्रेडिएंट मिला के पैक करके रख देना है फर्मेंटेशन होने तक। फर्मेंटेशन की पूरी विधि आसो वरिष्ठ जो पढ़ेगा वही होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ सुक्त देखें, सुक्त का जो गुण है, इसमें एक्चुअली गुण और दोष दोनों है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना पड़ेगा। सुक्त जो होता है ये रक्त पित्त कर है, हर नहीं है, मतलब रक्त पित्त करने वाला है, रक्त पित्त को हरने वाला नहीं है। इसका मतलब जो रक्त पित्त का रोगी होगा उसे सुक्त कल्पना नहीं देना चाहिए, उसको यूज नहीं करना चाहिए सुक्त कल्पना को। तो रक्त पित्त करम है। सुक्तम छेदनम भुक्तम पाचनम, छेदन का काम करेगा, जहां पे आपको छेदन कर्म करना है। भुक्त पाचनम, खाने को पचाने वाला है, पाचन करने वाला है। वैश्वर्य, वैश्वर्य में मतलब स्वर को खराब करने वाला है, अच्छा करने वाला नहीं है, स्वर को खराब करने, स्वर की विकृति करने वाला है, विस्वर करने वाला है। तो ये दोनों दोष में आएंगे, रक्त पित्त कर मतलब रक्तपित्त के पेशेंट नहीं देना है, और वैश्वर्य मतलब गले में इसका इफेक्ट हो सकता है, अगर ज्यादा सुक्त कल्पना का सेवन करेंगे तो गला खराब हो सकता है। जरणम मतलब पाचन का कार्य करता है, भोजन के जरण में, मतलब जरण से यहाँ मतलब जो है एक भुक्त पाचनम बोल चुके हैं, भोजन का पाचन, तो ये जरण जो है ये आम दोष के पाचन से संबंधित किया जा सकता है। श्लेष में पांडु कृमि हरम, ये इंपॉर्टेंट है, श्लेष में पांडु कृमि हरम। तो श्लेष में पांडु, श्लेष मतलब कफ, पांडु मतलब एनेमिक कंडीशन, पता ही है, कृमि 20 प्रकार की कृमि पड़े होंगे, उन सबको हरने वाला है, एसिडिक प्रिपरेशन है और लघु है। तीक्ष्ण उष्णम मूत्रलम हृदयम कफग्नम कटुपाकीच, ये सब समझ में आ गया होगा। तदवत आसुतम सर्वम रोचनंच विशेषता, ये चीज ध्यान रखना है, रोचनंच विशेषता सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो प्रॉपर्टी है,
वो भोजन में रुचि उत्पन्न करने के लिए काम आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग विनेगर खाने में यूज करते हैं, जिससे खाने का टेस्ट बढ़ जाता है, मतलब उसके प्रति जो रुचि है वो बढ़ जाती है। रुचि सभी समझते होंगे, तो रोचना की विशेषता, ये ध्यान रखना है, ये सुप्त कल्पना के लिए है। और ये दो चीजें ध्यान रखना है, रक्त पित्त हर नहीं है, रक्त पित्त कर है और वैश्वर्य है, मतलब स्वर को विकृत करने वाला है। ये दो चीज इसमें दोष है, तो ये ध्यान रखना है सुप्त कल्पना के लिए। अब एक टर्म आता है कांजी। कांजी और उसी से मिलता जुलता एक टर्म है सिंडाकी। सिंडाकी को संडाकी बोलते हैं, संडाकी या सिंडकी। ये क्या है? कुलमास धान्य मंडादी। इसमें ये टर्म याद रखना है, जिसको श्लोक नहीं भी याद होता है कम से कम ये टर्म जरूर याद रखें। कुलमास धान्य मंडादी, दो चीजें हैं, एक कुलमास है, एक धान्य मंड है। तो कुलमास और धान्य मंड का संधान करने से जो प्रोडक्ट बनता है उसको कांजी कहते हैं। सबसे सिंपल डेफिनेशन, ऑथेंटिक डेफिनेशन होगी। क्या याद करना है? कुलमास और धान्य मंड आदि के संधान से जो प्रोडक्ट बनता है, जो उत्पाद बनता है, उसको कांजी कहा जाता है। अब कुलमास क्या होता है? कुलमास का मतलब होता है बॉइल्ड ग्रेन्स, जैसे गेहूं है, धान है, चना है, इन सबको अगर बॉयल कर देते हैं तो उसको कुलमास बोलते हैं। और धान्य मंड क्या है? धान्य मतलब जैसे चावल, जौ, इन सब का जो मंड होता है, माड़ भी बोलते हैं गांव में इसे, माड़ या मंड जो होता है उसके लिए धान्य मंड, इसके संधान से जो प्रोडक्ट बनेगा वो कांजी होता है। और संडाकी या सिंडकी क्या होता है? संदिता गेया मूलक सरसपाद भी। मूलक मतलब मूली आदि, मूली और सरसों, सरसों के लिए सरसा पाया है, तो सरसों मूली आदि डाल के जो संधान किया जाता है उसको संडाकी या सिंडकी बोलते हैं। तो इसमें बहुत सारा चीज हम लोग आगे फॉर्मुलेशन में मिलेगा ये। और ये कांजी बहुत इंपॉर्टेंट रसशास्त्र के लिए भी है। रसशास्त्र में जो पारद के बहुत सारे संस्कारों में कांजी का प्रयोग किया गया है। अगर वहां शोधन पढ़ रहे होंगे, बहुत सारी चीजों के शोधन में भी कांजी का प्रयोग है। भारत के ढेर सारे संस्कारों में भी कांजी की जरूरत है, तो वहां पे भी कांजी यूज होता है। खाने में भी कांजी यूज होता है, चिकित्सा में भी कांजी यूज होता है। तो इसलिए कांजी बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मूली, सरसप आदि ये गांव घरों में जो खाने के लिए कांजी बनती है उसमें भी ये सारी चीजें डाली जाती हैं, राई, हल्दी, नमक, ये सब डाल करके कांजी बनाया जाता है। उसी को संडाकी या सिंडकी बोल रहे हैं। तो ये सारंगधर ने दो डिफरेंशिएट करने की कोशिश की है, कांजी और संडाकी को। कांजी के लिए कहा है कुलमास धान्य मंड आदि के संधान से जो बने वो कांजी है, और जो मूली, सरसों आदि के संधान से बनता है वो सिंडकी या संडाकी है। ये ध्यान रखना है। यादव जी त्रिकम जी ने जो बताया है कि अन्नम साल्यादि संसिद्धम प्रक्षिप्तम त्रिगुणे जले, मतलब अन्न, साली अन्न आदि, जो साली आदि अन्न है, अन्न में पड़े होंगे, साली धान्य है, व्रीहि धान्य है, मुनि व्रीहि है, बहुत सारे धान्य होते हैं, उन सभी अन्नों को सिद्ध करके संसिद्धम प्रक्षिप्तम त्रिगुणे जले, मतलब 3 गुणे जल डाल के उसे सिद्ध किया जाए। और धान्याम्लम संधितम, और धान्याम्ल आदि को जो संधान करने के बाद बनता है उसी को धान्याम्ल कहते हैं। और प्रोक्तम आरनालम च कांजिकम, उसी को आरनाल कहते हैं, उसी को कांजी कहते हैं। तो यहाँ पे यादव जी ने एक चीज बताई है बहुत इंपॉर्टेंट, क्या? कि धान्याम्ल, आरनाल और कांजी, ये तीनों चीजें एक ही हो, सिनोनिमस होती हैं, एक ही चीज को बोलते हैं। सालिको द्रव मंडैर्वा संधितम कांजिकम भवेत। साली द्रव या मंड से के संधान से जो बनता है उसको कांजी कहा जाता है। यहाँ पे एक चीज हमें समझ लेना चाहिए, कई जगह पे कुछ आचार्यों का मतभेद है कि कांजी और आरनाल अलग अलग चीजें हैं। जहां पे मतभेद है वो ये कहते हैं कि जो धान्य मंड के संधान से बनेगा उसको तो हम कांजी कहेंगे, लेकिन जो निस्तुस गेहूं को कूट के बनता है, निस्तुस गेहूं को, निस्तुस का मतलब होता है कि छिलका रहित, गेहूं को छिलका निकाल के, जो गेहूं के आटे में चोकर निकाल देते हैं वो उसका छिलका होता है। तो छिलका रहित गेहूं को अगर कूट के और बिना पकाए संधान करें तो उसे आरनाल कहते हैं। ये वाला जो आरनाल होता है ये
रसशास्त्र में ज्यादा प्रयोग होता है, और उसी कांजी पर्याय की तरह भी यूज कर लेते हैं। लेकिन कांजी में जो लोग डिफरेंस बताते हैं कि आरनाल और कांजी अलग है, तो वहाँ कांजी में धान्य मंड का प्रयोग करते हैं, मतलब गेहूं चावल इन सबको पहले पका के इनका मंड बनाएंगे, उसका संधान करेंगे। जबकि आरनाल में क्या है कि कच्चा ही गेहूं लेना है और उसका छिलका निकाल देना है, छिलका निकाल के उसको कूट पीस के उसका संधान करेंगे, तो आरनाल बनेगा। तो हल्का सा डिफरेंस कुछ आचार्यों ने बताया है, लेकिन मैक्सिमम आचार्य इनको सिनोनिम ही मानते हैं। तो धान्याम्ल, कांजी, आरनाल ये सारे सिनोनिम की तरह यूज करते हैं, हल्का फुल्का डिफरेंस किसी आचार्य ने बताया है। तो ये ध्यान रखना है हमें कांजी और सिंडकी के बारे में। कांजी के जो गुण हैं, इसमें जो पहली लाइन लिखी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसा रेफरेंस और कहीं नहीं मिलता है, कांजी के लिए ही है। दाह ज्वरा पहम स्पर्शात, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट है। दाह ज्वरा पहम स्पर्शात मतलब कांजी के स्पर्श से ही, कांजी को छूने से ही दाह और ज्वर का नाश होता है। दाह ज्वरा पहम स्पर्शात, अब छूने का मतलब ये नहीं कि बर्तन बनाया जाके छू लिए उसे, छूने का मतलब ये ले सकते हैं कि जैसे उसे या तो उसका अभ्यंग कर लें, शरीर पर लेप कर लें, उससे दाह, जहां पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है वहां पे कांजी लगा लें, उससे दाह का नाश या ज्वर का नाश हो सकता है। या फिर किसी कपड़े को कांजी में भिगा के उस कपड़े को पेशेंट के चारों तरफ लपेट दें, रैप कर दें उसकी बॉडी में। तो इस तरह से मतलब स्पर्श करने से दाह और ज्वर का नाश होता है। ये पूछा गया क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर कांजी, मान लिया कांजी भाई हैं, कांजी भाई वो दा और जो डीजे, अगर याद कर लें डीजे स्पर्श करते हैं, कांजी भाई जो है वो डीजे स्पर्श करते हैं, ये याद रखेंगे तो ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। और ये पूछा खूब जाता है कि कांजी स्पर्श से किस रोग का नाश करता है, उसमें दाह नाश, ज्वर नाश, बोत या वात कफ नाश, ऐसे ऑप्शन रहेगा। तो दाह ज्वर डीजे याद रखना है कि स्पर्श से, कांजी के स्पर्श से क्या नाश होता है, डीजे, दाह और ज्वर नाश होता है। तो दाह ज्वरा पहम स्पर्शात ध्यान रखना है। पानात वात कफा पहम, पीने से क्या होता है कांजी को, वात और कफ का शमन होता है। विबंधग्न, इसके अलावा विबंध का नाश करता है। अवश्रंसी, अवश्रंसी का मतलब श्रंसन करता है, रेचन का काम करता है, विरेचक भी होता है पीने से। और दीपनम चा अम्ल कांजिकम, और दीपन भी। सर फिर से रिपीट कर दीजिए, कांजी को पीने से। दाह ज्वरा पहम स्पर्शात, स्पर्श से दाह और ज्वर का नाश करता है। पानात, पीने से क्या होता है, वात कफ का शमन होता है। विबंध का नाश करता है, रेचक होता है, और दीपक होता है, दीपन करता है, विरेचन करता है, विबंध का नाश करता है, वात कफ का शमन करता है। इतना काम पीने से होता है कांजी को। जबकि इसको छूने से क्या होता है, स्पर्श से क्या होता है, दाह और ज्वर का नाश होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसी चीज को सुश्रुत ने भी बोला है। सुश्रुत में भी अगर हम देखें तो वो यही कहते हैं, धान्यम्लम धान्यो नित्वाद जीवनम दाह नाशनम स्पर्शात, स्पर्श से जो है ये दाह नाशन करता है और जीवन के लिए लाभकारी होता है। पानातु, पीने से, पवन कफ तृष्णा हरम लघु, पवन मतलब वात, कफ, वात कफ नाशक है, तृष्णा हर है और लघु है। तीक्ष्णाच, तीक्ष्णता के कारण निर्हरेत आशु कफम गंडूस धारणम, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कि कांजी में, कांजी का गंडूस धारण करने से कफ का नाश करता है किस प्रॉपर्टी के कारण, तो आंसर होता है तीक्ष्ण के कारण। तो तैक्ष्णा, तीक्ष्णता के कारण गंडूस धारण करने से कफ का निर्हरण जल्दी से करता है। निर्हरेत आशु कफम। मुख वैरस्य दुर्गंध, इसके अलावा गंडूस धारण करने के क्या लाभ होगा, मुख वैरस्य, दुर्गंध, मल शोष, क्लमापाम, इन सब का नाश करता है। दीपनम जरणम भेदी हितम आस्थापनेषु च समुद्रम आश्रितानाम च जनानाम सात्वनम उच्यते। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जो समुद्र के आसपास रहने वाले लोग हैं, कोस्टल रीजन्स में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए कांजी साथ में होता है, ये ध्यान रखेंगे, उनके लिए कांजी साथ में होता है, वहां ज्यादा यूज किया जाता है इसको। तो कांजी में चरक ने तो केवल स्पर्श और पीने से बताया है,
और इसके अलावा तीक्ष्णता गुण के कारण गंडूस में लाभकारी है, ये सुश्रुत ने और बताया है। तो इसको हमें ध्यान रखना है अलग अलग कंपटीशन के लिए, और अगर एग्जाम में लिखते हैं तो बहुत अच्छी बात होगी। अलग अलग अगर इसको हेडिंग करके लिखते हैं कि कांजी के गुण आ गया तो इस पर से क्या करता है, पीने से क्या करता है, और तीक्ष्णता के कारण क्या करता है, तो अच्छा रहेगा। इसी तरह सौवीरक और तुषोदक का कंसेप्ट है। ये सब फर्मेंटेशन के प्रोडक्ट हैं। ध्यान है, ये जितनी भी सुक्त कल्पना है सब में फर्मेंटेशन हो रहा है, और किस फॉर्म में हो रहा है, एसिडिक फॉर्म में। जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो एसिड के फॉर्म में मिल रहा है, ये कॉमन है सब में। बस कि इनिशियल जो इंग्रेडिएंट है, मेन इंग्रेडिएंट है, वो चेंज हो रहा है सब में। जैसे सौवीरक और तुषोदक की बात करें तो यहाँ लिखा है यवैस्तु निस्तुषय पक्व सवीरम संधितम भवेत्। मतलब जो सौवीरक है वो निस्तुष पक्व यव के संधान से बनता है। निस्तुष मतलब छिलका रहित, बिना छिलके का। तुष मतलब छिलका होता है, निस्तुष मतलब छिलका रहित। यव तो छिलका निकाला हुआ यव हो और पक्व है, उसे पका के और फिर संधान करें तो जो प्रोडक्ट बनेगा, सुक्त कल्पना बनेगी, उसे सौवीर या सौवीरक कहते हैं। और तुषाम्बु क्या होता है, तुषाम्बु में बिना पकाया हुआ यव लेना है और तुष के साथ, नाम ही तुष लगा है, तुष मतलब छिलके के साथ, तो छिलके के साथ बिना पकाए हुए ऐसे ही अगर संधान कर दिए तो उसे तुषोदक या तुषाम्बु कहते हैं। लेकिन अगर छिलका निकाल के और उसे पका के फिर संधान किए तो उसको सौवीरक या सौवीर